तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th का नया चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसको हम वन शॉट में करेंगे, एक ही बार में पूरा कर देंगे इस चैप्टर को, ठीक है। इसमें बेसिकली इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है कि देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक चैप्टर है इसके बाद वाला, ठीक है, वो तुम्हें पहले पता होना चाहिए। इससे थोड़ा सा इसके नंबरिंग में थोड़ी है जो है ना साइंस तुम्हारी, ठीक है, इसमें नंबरिंग में दिक्कत है थोड़ी बहुत कि फोर्थ चैप्टर को तुम्हें पहले पढ़ना चाहिए, उसके बाद थर्ड चैप्टर को पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें हम एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे और केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे वो परफॉर्म होती है, ठीक है। लेकिन इससे पहले तुम्हें एलिमेंट्स का पता होना चाहिए कि एलिमेंट्स कितने होते हैं। 20 एलिमेंट्स मैं तुम्हें ना इसी के अगले वाले में बताऊंगा कि 20 एलिमेंट्स क्या हैं, तो उसके एटॉमिक नंबर और मास ये तुम्हें याद करने पड़ेंगे। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम, ठीक है। एक ही करके देखते हैं। तो सबसे पहले एटम के बारे में देखेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज, फिर मॉलिक्यूल के बारे में देखेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो देखो एटम क्या होता है। एटम क्या है, it is the smallest entity of an element that shows the property of that element। यानी कि ये वो बेसिक है, मतलब एक इतनी स्मॉलेस्ट एंटिटी है जो अभी किसी के साथ रिएक्ट भी नहीं हुई है। जैसे कि एक होता है ना न्यूबॉर्न बेबी होता है, जो नया होता है, बिल्कुल बालक एक पैदा हुआ, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, तो वो अभी पूरी दुनिया से इंटरेक्ट नहीं हुआ है, उसका कोई रिश्ता भी बना नहीं है, ठीक है। तो इसी हिसाब से जैसे ये होता है ना, एग्जाम्पल इसका देखें, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक ऑक्सीजन का ये O है, ठीक है। ऑक्सीजन के एलिमेंट को हम O2 से डिनोट करते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे O लिख रहा हूँ, जैसे H हाइड्रोजन को हम ऐसे लिखते हैं, ये सिंबल्स है सबके। Na सोडियम हो गया, ठीक है। अभी ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करे हुए हैं, ठीक है। तो ये वो एंटिटी है जो अभी मतलब किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं और ये अपनी प्रॉपर्टी को शो करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो ये H है, ठीक है, ये वाला H सिर्फ उस एलिमेंट की H की प्रॉपर्टी को ही शो करेगा कि H किस तरीके का होता है, मतलब हाइड्रोजन कैसा होता है, 1 पॉजिटिव होता है, 1 नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब वैलेंसी वगैरह में आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो इसी टाइप का होता है। Na क्या है, Na एक मेटल है, मेटल की प्रॉपर्टी शो करेगा, 1 पॉजिटिव रहेगा हमेशा। O2 क्या है, O2 हमेशा 2 नेगेटिव रहेगा, ठीक है, ऑक्सीजन हमेशा 2 नेगेटिव रहता है। तो उस टाइप का होता है कि जो एटम है ना वो सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है। जैसे सेल होता है ना बायोलॉजी में जिसको हम सेल कहते हैं, वैसे ही हम केमिस्ट्री में कहते हैं एटम को, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज हम देख ही रहे हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, ये तो डेफिनेशन थी। अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहाँ पे आएगी, सबसे पहले हम रेडियस ऑफ एटम देख सकते हैं। रेडियस ऑफ एटम, एटम बहुत ही छोटा होता है तो उसकी रेडियस भी बहुत कम होती है। उसकी रेडियस होती है 10⁻⁹ मीटर, जिसको हम नैनोमीटर भी बोलते हैं, ठीक है। 1 नैनोमीटर बोल सकते हो या तो 10⁻⁹ ये कह सकते हो, ठीक है। और क्या होता है, देखो एक होता है हमारे पास, ये हो गया इसका, एक है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ऑफ एटम क्या होता है ये देखना पड़ेगा। देखो एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारे पास, बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड एन एटम, इसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स, वो दोनों हमेशा बराबर होते हैं। जैसे कि मान लो सोडियम की बात करें, सोडियम नंबर 11 पे आता है, ठीक है, उसमें 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ, एग्जाम्पल के लिए इनसे अलग लिख लेते हैं। जैसे लिथियम है, लिथियम नंबर 3 पे आता है, तो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो भी 3 हो जाएगा एटॉमिक नंबर, क्योंकि नंबर 3 पे आता है। और इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तीन तीन ही प्रेजेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं एटॉमिक नंबर के बाद एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास या फिर मास नंबर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। एटॉमिक मास इससे थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो दोनों ही बराबर होते हैं, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उससे मास नंबर बनता है हमेशा। इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं, तब तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि मान लेते हैं हाइड्रोजन नंबर 1 पे आता है, उसका मास भी 1 ही है क्योंकि उसके अंदर एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक था इसलिए 1 + 0 1 ही रहा। और एग्जांपल देखें, जैसे कि ऑक्सीजन मान लो,
ये ऑक्सीजन है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें हमें पता है कि ये आता है नंबर 8 पे, तो इसमें कितने वो हो गए इलेक्ट्रॉन, 8 ही हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन में पूरा ही लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऑक्सीजन में क्या होता है, 8 तो हो गए इलेक्ट्रॉन और 8 ही है इसमें न्यूट्रॉन भी। न्यूट्रॉन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन लगते हैं, यहाँ पे इस पीछे लगा दिया, ठीक है। तो उसमें क्या है कि 8 ही इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में से कोई एक ले सकते हो क्योंकि दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। और 8 है उसमें न्यूट्रॉन, तो इन दोनों का क्या प्लस करने को बोला है, तो कितना हो गया 16। इसका मतलब क्या है कि जो ऑक्सीजन का मास है, मास का मतलब एक तरीके से वेट, वो कितना है हमारे पास 16। और मास के लिए हम यूनिट लगाते हैं, या तो हम AMU लगा सकते हैं एटॉमिक मास यूनिट, या तो सिर्फ यू लगा सकते हैं 16 यूनिट। क्लियर, ये हो गया इसका एटॉमिक मास। अब एक प्रॉपर्टी हो रहा है कि एटम्स में और मे नॉट इंडिपेंडेंट और मूव फ्रीली कह सकते हैं, और मूव फ्रीली, बट ये इसका हिस्सा है और ये वाला इसका, बट दे कैन टेक पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शंस की वजह से ही तो दुनिया मतलब चल रही है बेसिकली। अगर केमिकल रिएक्शन ही नहीं होंगे और ये मान लो जो एटम है, एटम इसी स्टेट में रहे तो कोई भी चीज़ आगे प्रोड्यूस नहीं होगी। देखो सबसे बेसिक यूनिट क्या है हमारी, पानी बहुत जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। अब पानी H2O दोनों मिलके बनते हैं, अगर ये दोनों रिएक्ट ही नहीं करते हैं, जैसे यहाँ पे बोला ना कि ये रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते, अगर इनका मन नहीं कर रहा रिएक्शन में पार्ट लेने का तो कभी पानी नहीं बनेगा, तो हम पी नहीं सकते, ठीक है। इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं केमिकल रिएक्शन। तो ये एटम बेसिकली सबसे सिंपल तो है, पर ये केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, और उसके बाद एटम जब 2-3 चीज़ों से मिल जाता है तब वो बन जाता है मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या होता है, ये वाली जो इसके में लिखा ना कि एलिमेंट है, बस यहाँ पे कंपाउंड आता है। कंपाउंड का मतलब मिलने के बाद वाली चीज़। अब जो पहले सिंगल था यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, अब वो दो अलग अलग चीज़ से मिल जाए, चाहे खुद से ही मिल जाए, पर वो फिर मॉलिक्यूल बन जाता है, एक से ज़्यादा होती है, ठीक है। तब इसकी डेफिनेशन बनेगी, इट इज़ द स्मॉलेस्ट, यहाँ तक ये एटम का पार्ट था, ठीक है। ये भी इट इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ अ कंपाउंड। अब कंपाउंड आ गया, कंपाउंड दैट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। अब जैसे मान लो वाटर है, ठीक है। यहाँ पे हमें पता है कि जो पानी, एग्जांपल ही लेते हैं इसका, जैसे ये हमारे पास वाटर है, ठीक है। अब वाटर हमें पता है किससे मिलकर बनता है, उसकी जो बेसिक यूनिट है वो है H2O। अब ये एक कंपाउंड है, यानी जितनी भी पानी के अंदर, जैसे ये पानी मान लेते हैं कि एक ग्लास में पानी है, ठीक है, उसके हर एक मॉलिक्यूल जो है वो H2O से ही मिलके बने हैं। कहीं पे ऐसा नहीं हो कि H3O हो जाए, यानी कि H एक ज़्यादा हो जाए, या फिर H2O2 हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। ये बिल्कुल जिस अमाउंट में रहेंगे सेम उसी अमाउंट में रहेंगे। हर एक जो मतलब एक तरीके से उनका छोटे से छोटा पार्टिकल होगा वो सेम इसी चीज़ को फॉलो करेगा, 2H 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ठीक है। तो उसको कहते हैं कंपाउंड। क्योंकि अब कंपाउंड क्यों बन गया, क्योंकि दो चीज़ों से मिलके बन गया। पहले ये सेपरेट थे, HO जो भी हमारे पास होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, जितने भी होते हैं वो अलग अलग थे, तो उनको एटम बोलते हैं। जैसे वो किसी के साथ जुड़ जाते हैं तो वो कंपाउंड बन जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का मतलब है जिसमें दो अलग अलग चीजें आ जाएं, ठीक है, उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं मैं। इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो दे आर इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट है। इनमें थोड़ी बहुत लिमिटेशंस होती हैं कि कभी कभी इसमें मैंने लिखा ना मे और मे नोट, कभी हो सकते हैं इंडिपेंडेंट, कभी नहीं, कभी आराम से फ्रीली घूम सकते हैं कहीं पे, कभी नहीं घूम सकते। लेकिन इनमें क्या है कि ये इंडिपेंडेंट है। ये हो गई इसकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी आएगी इसकी, मॉलिक्यूल्स आर लिंक्ड, या अटैच लिख सकते हैं, लिंक्ड विद द, या बाय द अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब क्योंकि देखो
जब वहाँ पे एटम्स की बात करें वो बिल्कुल ही अकेले थे। अगर ये अकेले हैं तो इनको किसी के साथ अटैच होके तो रहना नहीं है, तो किसी फोर्स की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे जब ये इसके साथ हमेशा अटैच होके रहेंगे तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेज रहेंगी। ये मॉलिक्यूल्स की खासियत है। पहली बात तो वो इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा अट्रैक्टिव फोर्स से जुड़े होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं दो टाइप के देखो मॉलिक्यूल होते हैं। एक हो गया हमारे पास एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। वो क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि देखो एलिमेंट ही है और उसी का ही मॉलिक्यूल बना है, यानी कि एलिमेंट चेंज नहीं हुआ। जैसे कि ऑक्सीजन की बात थी, ऑक्सीजन ही रहा। ठीक है, जैसे मान लो इन सबको छोड़ के और भी बोले, लिथियम, बेरिलियम, चलो मान लो मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं या फिर पोटेशियम, कुछ भी है। ठीक है, तो मैग्नीशियम की बात करें Mg, जैसे कि मान लो ये Mg है। ठीक है, Mg जो है हमें पता है कि इसकी एटोमिसिटी मतलब सिंगल होती है, मोनो एटोमिक होता है कि ये सिंगल ही सर्वाइव कर जाता है। तो एक तरीके से इसको हम मॉलिक्यूल में चलो काउंट नहीं करेंगे। लेकिन जैसे कि मान लेते हैं ऑक्सीजन, नॉन मेटल हमें दो में रखने पड़ते हैं हमेशा, दो दो के ग्रुप में, क्योंकि इनकी एटोमिसिटी ही होती है कि अकेले कभी सर्वाइव नहीं करते। तुम भी कभी भी अगर रिएक्शंस में देखोगे तो O2 लिखा होगा, कभी सिंगल O नहीं लिखा होगा। ठीक है, एक से ज़्यादा ही होते हैं हमेशा। ये हो गया। जैसे कि फॉस्फोरस है, वो हमेशा 4 के पेयर में लाई करता है, हमेशा ही 4 के पेयर में। ठीक है, ओज़ोन की बात करें, ओज़ोन लेयर हमेशा O3 के पेयर में लाई करते हैं, मतलब 3 ऑक्सीजन। तो ये क्या है, ये मॉलिक्यूल्स हैं पर सेम एलिमेंट के, मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम एलिमेंट, यानी कि जितने भी हैं इसमें ऑक्सीजन है, दोनों की दोनों ही ऑक्सीजन है, चारों की चारों ही फॉस्फोरस हैं। तो ये क्या है, मॉलिक्यूल तो है पर सेम एलिमेंट का, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहते हैं इसको। अब देखते हैं कि मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कैसा दिखता है हमें। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड इससे थोड़ा अलग है। देखो कंपाउंड का एक इसका वाटर का ही कर लेते हैं, या फिर हाइड्रोक्लोरिक, चलो HCl का कर लेते हैं। ठीक है, अब ये HCl है एग्जांपल, ये एग्जांपल है सिर्फ। ठीक है, ये इसकी बात करें कि एग्जांपल है HCl का। अब इसमें क्या है, एक मॉलिक्यूल किसका है, इसी की बात करें, ये रिएक्शन नहीं है, एक मॉलिक्यूल है इसमें H का, जो 1 पॉजिटिव दे रहा है करंटली Cl को। ये Cl हो गया, क्लोरीन 1 नेगेटिव। ठीक है, ये इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये इसको एक चाहिए था, तो ये भी खुश, ये भी खुश, दोनों अपनी जगह खुश। तो इसमें डिफरेंस क्या है कि ये भी एक दो चीज़ों से मिलके बनी है। देखो इसमें भी एक से ज़्यादा चीज़ें, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, दो चीज़ें इसमें भी हैं दोनों, पर इसमें दोनों की दोनों सेम है, दोनों एलिमेंट हैं, तो दोनों की दोनों ही एलिमेंट, तो खैर ये भी है नीचे वाले, पर ये सेम एलिमेंट है, दोनों के दोनों ही ऑक्सीजन है, तो उसको कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। ये है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट जिसमें सारे के सारे सेम एलिमेंट होंगे। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड का मतलब क्या है कि जहाँ पे अलग अलग एलिमेंट से मिलकर एक मॉलिक्यूल बन जाए, जैसे HCl हो गया, इसके अलावा कई हैं, H2O हो गया, HNO3, कुछ भी लिख सकते हैं, एक्सेट्रा, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने देखा अभी अभी कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज, एटम्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक्स पे। देखो अब हम डिस्कस करेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इसमें सिर्फ रीड करने का था, इसलिए मैंने सारा यहीं पे लिख दिया। बाकी ये दो समझने की चीज़ें, इनको समझा देते हैं। ठीक है, देखो पहले डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ लेते हैं। देखो इसमें मतलब डाल्टन वो था जिसने एटम के बारे में ना सबसे पहले कुछ बताया था कि एटम एक चीज़ होती है वगैरह वगैरह। इसके बाद तो कई सारे साइंटिस्ट आए, जे थॉमसन आ गया, रदरफोर्ड आ गया, बोर मॉडल, कई सारे मॉडल बने कि एटम किस तरीके का दिखता है। इसने ये नहीं बताया था कि हाँ वो दिखता किस तरीके का है, दिखने वाला वो उन्होंने ही बनाया आगे। ठीक है, तो इसने ये बताया था बेसिक होता क्या है वो, क्योंकि जब बिल्कुल ही शुरुआत थी तो किसी को एटम के बारे में कुछ पता भी नहीं था। ठीक है, तो इसने क्या बताया था, ऑल मैटर आर मेड वेरी स्मॉल पार्टिकल कोल्ड एटम, मतलब सारे जितना भी मैटर है इस दुनिया में, जैसे ये कार्डबोर्ड से लेके ये हो गया, ठीक है, या फिर रिंग से लेके कुछ भी चीज़, तो सब किससे मिलके बने, एटम से मिलके बने। ठीक है, दूसरी बात इससे बोली कि एटम्स कंबाइंड इन द रेशो, यानी हमेशा रेशो में होते हैं, वो यहाँ से हम देख भी लेंगे कांस्टेंट प्रोपोर्शन से, उससे आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या है कि एटम दे आर इनविजिबल पार्टिकल। अब उसने बोला था उस टाइम के हिसाब से कि वो इनविजिबल होते हैं, पर देखा जाए तो एटम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जा सकता है, लेकिन उस टाइम इतने हाईली माइक्रोस्कोप नहीं होंगे शायद, इसलिए उसने प्रेडिक्ट किया था कि वो इनविजिबल होते हैं, लेकिन वो विजिबल होते हैं बेसिकली। ठीक है, लेकिन ये हमने उसकी थ्योरी पढ़ा है तो उसमें हमें इनविजिबल ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्या है, एटम्स नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड, उसके हिसाब से कि जो एटम है वो कभी क्रिएट नहीं करे जा सकते और कभी डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते पूरे तरीके से, ये कहा था इसने। आगे क्या कि एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब कि एक ही एलिमेंट है, उसके अगर मान ले दो एटम्स, दो मान लो कि दो अलग अलग एटम्स हमने ले लिए। ठीक है, जैसे कि एक हमारे पास Na था, ठीक है, एक और उसी एलिमेंट का एक और Na एटम ले लिया हमने। ठीक है, दो Na हो गए हमारे पास। अब वो क्या बोल रहा है कि जो सेम एलिमेंट है ना, गिवन एलिमेंट, उसके आइडेंटिकल, उनका मास हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टी हमेशा सेम रहेगी। ये बिल्कुल सही है। देखो इसका मास 23 ग्राम होता है, ठीक है, तो इसका भी 23 रहेगा। अब Na चाहे NaCl सोडियम क्लोराइड होता है, नमक होता है, ठीक है, वहाँ लगाओ, चाहे NaNO3 कहीं पे भी लगा हुआ है, चाहे बेकिंग सोडा में लगाए,
Na का जो मास है वो यही रहेगा सेम, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरा क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी। अब Na नंबर 11 पे आता है, यानी कि 1 पॉजिटिव है इसकी वैलेंसी। अभी वैलेंसी मैंने तुम्हें पढ़ाई नहीं है, पर इतना समझ लो कि इसकी अगर 1 पॉजिटिव है तो इसकी भी 1 पॉजिटिव ही रहेगी, कहीं जाने पे बदलेगी नहीं। तो यानी बिल्कुल सही बात है कि अगर सेम एलिमेंट के उठाएंगे हम लोग तो उनके मास सेम होंगे और केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होंगे, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर कुछ एटम्स हमने उठा लिए, वो डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट के उठा लिए, तब क्या होगा, उनका मास अलग अलग होगा। जैसे कि मान लो Na के साथ Cl ही कर लेते हैं, Na और Cl उठा लिया हमने, ठीक है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी देख लो, इनका मास देख लो। अब ये दोनों अलग अलग एटम है, ठीक है। इसकी बात करें तो ये 1 पॉजिटिव है, इसकी बात करें तो ये 1 नेगेटिव है। इनकी तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं हुई, ठीक है। Na किसके साथ रिएक्ट करेगा, जनरली नॉन मेटल्स के साथ, और जो क्लोरीन खुद नॉन मेटल है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, जनरली मेटल्स के साथ, ठीक है। तो आपस में केमिकल प्रॉपर्टी तो अलग हुई। उसके अलावा मास की बात करें, इसका मास है 23 ग्राम, ठीक है, और इसका मास है 35.5 ग्राम। मास भी अलग अलग हो गया। सीधी सी बात है, दो अलग अलग एटम है अलग अलग एलिमेंट के, तो उनकी फिर केमिकल प्रॉपर्टी और मास सेम नहीं होने वाला। और अगर सेम ही एटम उठा रखे हैं, एक ही टाइप का एलिमेंट है, तो कितने भी उठा लो सब सेम ही होने वाले हमेशा, ठीक है। अच्छा, ये मास तुम्हें याद भी करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एक मास आ रहा होगा, देख लो, इसमें सारे जितने मास हैं उसमें धीरे धीरे करके सब याद करने पड़ेंगे। और मास होता है क्या, मास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। अब जैसे मैंने इसका बोला, इसका कितना 23 है, क्यों है 23, क्योंकि नंबर 11 पे आता है तो 11 तो होगा इसका एटॉमिक नंबर प्लस इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, होता है इसमें 12, तो टोटल कितने हो गए 23। इस हिसाब से होता है काउंट। क्लियर, समझ आ गया। यहाँ पे मैं मास के लिए जी लगा रहा हूँ, ग्राम, ठीक है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि यूनिट भी लगाते हैं और ग्राम भी लगाते हैं, कब कब लगाते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तो ये इसने बताया था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से कि एटम क्या है। अब देखते हैं कि लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या क्या है, कि मतलब केमिकल रिएक्शन होंगी तो किस तरीके से होगी। देखो, सबसे पहले क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब क्या है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कि जो एक मास है उसको कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। मान लो कोई एग्जांपल के लिए कि 10 किलो की कोई चीज़ है, हम उसको तोड़ दें, दो टुकड़े कर दें, तो सीधी सी बात है 5-5 किलो के हो जाएंगे। अनइवन हो, चाहे 3-7 हो, 5 हो, 5-2 हो, ये 4 टुकड़े कर दिए तो 5-2-2-1, कुल मिला के कितने भी टुकड़े करो, जब सबको एक साथ रखोगे तो मास वही रहने वाला है। तो उसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें तुम लिख सकते हो कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कभी उसको खत्म भी नहीं कर सकता, ना बनाया जा सकता है। ये जो ये वाली लाइन है, बस यहाँ पे मास लिखोगे तो चल जाएगा, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल से देखते हैं, तभी तुम्हें समझ में आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल मान लो CO2 ही कर लेते हैं, ठीक है। एक हमने कंपाउंड उठा लिया एग्जाम्पल के लिए CO2, ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल लिया। अब इस पे देखते हैं, जरा डिस्कस करते हैं। देखो, C जो है कार्बन, उसका मास है 12, ठीक है, और O2, एक ऑक्सीजन का 16 है, तो दो ऑक्सीजन का कितना हो गया 32, ठीक है। तो जब ये दोनों मिलके CO2 बनते हैं, तब इन दोनों को प्लस करके ही बिल्कुल 44 लिखा जाएगा। ऐसा नहीं कि बनने के बाद एक आध मास कहीं बढ़ गया या कम हो गया, जितना एग्जैक्ट होता है उतना ही लिखा जाएगा। देखो, ये कितना है 32, ये कितना है 12। ये 32 इसलिए क्योंकि दो ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन का 16, 16 दूनी 32, तो ये हो गया। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 44 ग्राम आ गया। इसका मतलब क्या है कि मास कहीं नहीं जा रहा है, जितना मास होगा वो वहीं पे फिक्स रहेगा, कभी कम या ज़्यादा नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। दूसरा देखते हैं कांस्टेंट प्रॉपर्टीज वाला। इसमें भी एक एग्जांपल से देखेंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कांस्टेंट जो प्रोपोर्शन है वो इसी को बता रहा था एक तरीके से, किसको, रेशो वाले को। ये भी जरा चेक करते हैं, इसी से चेक कर लो, चाहे तो एक अलग एग्जाम्पल लेते हैं, H2 का ले लेते हैं, पानी का, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो यहाँ पे जो H है ये H2 है, ठीक है, और साथ में एक ऑक्सीजन लगा हुआ है। इनके रेशो चेक करने पड़ेंगे। अब देखो, ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है, नंबर 8, यानी कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इसके पास है इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन मान के चल रहे हैं। मैं एक रफ में तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सर, ठीक है। ये H है, ये इसको 2 चाहिए 10 तक पहुँचने के लिए, सीधी सी बात है। इसका क्या है कि ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, नंबर 1 पे आता है, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन है, दोनों एक एक देंगे, तो इसको 2 ही चाहिए, दोनों की कमी पूरी हो गई ना, तभी तो H2O बनता है, ठीक है। तो ये इसको 2 पॉजिटिव है एक तरीके से, इस तरीके से ये इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव लगाना छोड़ दें, पहले इलेक्ट्रॉन समझते हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अब इसका यहाँ पे मतलब ये है कि जब मैं इसको H2O कर दूँ, इन दोनों से मिलके H2 बन गया, जब ये 10 पे आ गया आराम से, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, सबको अपना ऑक्टेट पूरा करना होता है। ऑक्टेट का तुम्हें आइडिया लगेगा अगले चैप्टर से ही, पहले 4 चैप्टर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। ऑक्टेट का मतलब है एक तरीके से, मान लो मैं तुम्हें शॉर्ट बताऊँ तो, एक एटम होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर हमारे होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बाहर बाहर घूम रहे होते हैं इस तरीके से, ऐसे पहले में 2 ही आते हैं, दूसरे में आते हैं 8। तो सबको ना एक तरीके से जितने आते हैं ना उतने फुलफिल करने पड़ते हैं कि यार पूरे हो जाएं कैसे ना कैसे करके, तभी ये बॉन्ड बनाते हैं उस हिसाब से।
तो अब ये इसलिए इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया क्योंकि इसको चाहिए थे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसने इसके बाद 2 एक्स्ट्रा घूम रहे थे। अब मान लो इसके हाइड्रोजन नंबर 1 पे आता है, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो 0 पे हो जाएगा, बिल्कुल खत्म, टेंशन ही खत्म हो गई, ठीक है। वही बेटी वाला हिसाब, बेटी की शादी कर देते हैं, टेंशन खत्म होती है, बाप की तरीके से सोचे तो वैसे ही इसमें क्या है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पे क्या है, इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिया, तो 1 हाइड्रोजन की टेंशन खत्म। अब ये 9 पे आ गया, 8 पे था, इसको भी 10 पे जाना है, ठीक है। इसने दूसरे वाले ने क्या किया, दूसरे वाले ने भी 1 दे दिया, तो उस दोनों हाइड्रोजन की टेंशन खत्म। ये 10 पे आ गया, इसका ऑक्टेट भी पूरा हो गया, उनका ऑक्टेट शुरू भी नहीं हुआ, खत्म हो गया, यानी कि टेंशन ही नहीं कहीं पे भी, ये फुलफिल हो गया और वो बिल्कुल ही गायब हो गए। मतलब अगर बीच में फंसे रह जाए ना तो बड़ी दिक्कत होती है, वरना कंप्लीट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है ना, अगर मान लो ये H2O है, यहाँ पे भी H2O, कई सारे H2O मान लेते हैं, ये H2O मतलब एक बाल्टी में पानी भरा हुआ है, ठीक है। बाल्टी में जितना भी पानी भरा हुआ है, इनका रेशो हमेशा क्या रहेगा, इनका रेशो रहेगा 2:8 का। इस हिसाब से इनका इलेक्ट्रॉन मतलब चलेगा, जैसे कितना भी पानी भरा हुआ है तो उसमें इतने रेशो में रहेगा हमारा हाइड्रोजन और इतने रेशो में रहेगा हमारे पास ऑक्सीजन, 2:8। ऐसा नहीं है कि बाल्टी में पानी कम भरा तो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन ज़्यादा कम हो गए, मास भी सेम रहेगा। वैसे मैंने तो पहले ही बता दिया, जैसे कि मास की बात करें तो हाइड्रोजन का कितना होता है, एक ही होता है, इसका होता है कितना, ऑक्सीजन का 16, तो 2 इसका 1 इसका। अब देखो इसकी वैसे ही बात करें कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शंस की, तो इसके मास भी उठाएं अगर बात, जैसे ये है हमारे पास, इसका ये हो गया H2O है ना, तो H का और इसके मास की बात करते हैं, इन दोनों की बात करेंगे तो यहाँ पे ये बनेगा 1 ग्राम, तो 2 से 2 ग्राम बन गया। एक हाइड्रोजन का एक ही होता है, 2 का 2 हो गया, ठीक है। इसकी बात करें तो कितना होगा, 16 ग्राम। टोटल कितना होता है, 18 ग्राम होता है एक H2O मॉलिक्यूल का। लेकिन इस मॉलिक्यूल के हिसाब से देखा जाए तो ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का प्रोपोर्शन ये ही रहेगा, 2 ग्राम हाइड्रोजन रहेगी तभी 16 ग्राम रहेगी साथ में, 2:16 का रेशो रहेगा। ये कट भी कर देंगे तो ये बनेगा 1:8, यानी कि इसके किसी भी पार्ट में चले जाओ, किसी भी एक छोटे से छोटे एटम को उठा लिया, जो कि पॉसिबल तो नहीं है, एटम नहीं, एटम तो सिंगल होता है, तो मतलब इसको मॉलिक्यूल को उठा लिया तो उनका रेशो यही रहेगा कि एक ग्राम अगर कहीं पे भी है इसका हाइड्रोजन का तो 8 ग्राम होगा। वैसे ही अगर 2 हो जाए तो यहाँ पे भी डबल, यहाँ पे 3 हो जाए 3 तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, ये 4 हो जाएंगे तो 4 से मल्टीप्लाई, 5 हो जाएंगे तो 5 से मल्टीप्लाई, मतलब वो रेशो हमेशा सेम चलता रहेगा, ठीक है। तो ये थे इसके प्रॉपर्टीज और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इसके अगले टॉपिक्स पे। इसमें हम देखेंगे एटोमिसिटी, आयंस, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे, उससे ये समझ में आएगा ये सब चीज़ें, और केमिकल फॉर्मूले बनाएंगे कैसे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों अच्छे से देखेंगे, ठीक है। पहले एटोमिसिटी देखते हैं। एटोमिसिटी क्या होता है, एटोमिसिटी ये है नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्टिंग इन अ मॉलिक्यूल, हाँ, ये है एटोमिसिटी। मतलब करंटली जिस एटम की हम बात करें वो किस स्टेट में मतलब प्रेजेंट है इधर, जैसे मेटल की बात करें इधर मतलब अर्थ पे, ठीक है। मेटल की बात करें तो वो सिंगल ही मतलब अकेले ही प्रेजेंट हो जाते हैं। एग्जांपल के लिए जो अकेले ही प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं मोनो एटोमिक। जैसे नॉर्मली हमारे मेटल्स, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये मेटल्स हैं, ठीक है, सिंपल। दूसरा जो होता है वो होता है डायएटोमिक। वो है नॉर्मली हमारे नॉन मेटल्स, जैसे ऑक्सीजन हो गया, O2 N2, और O2 N2 के अलावा कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे Cl2 लिख दो, हाँ, इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है, ये दो की पेयर में वैसे मिलते हैं, कभी भी सोलो नहीं मिलती है हमें, ठीक है। ये हो गया तो मोनोएटोमिक, डायएटोमिक। अब देखते हैं ट्राईएटोमिक। आयंस के लिए ज़्यादा ले लिया मैंने, कोई बात नहीं, चलो ट्राईएटोमिक देखते हैं। ट्राईएटोमिक क्या होता है, ट्राईएटोमिक वो होता है जो 3 के पेयर में प्रेजेंट होता है। 3 के पेयर में कौन है, एक ही है, वो इकलौता है, जिसको हम कहते हैं ओजोन लेयर, जिसको हम O3 बोलते हैं, ठीक है, ओजोन। 4 है टेट्राएटोमिक। अच्छा, टेट्राएटोमिक वो है, सिंपल इतना तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि कौन सा मोनो है, डाई मतलब मोनो का मतलब जो अकेला प्रेजेंट है, डाई का मतलब जो 2 के पेयर में प्रेजेंट है, तो टेट्रा का मतलब है जो 4 के पेयर में, वो भी अकेला एक होता ही है, P4 फॉस्फोरस, ठीक है। वो हमेशा 4 के पेयर में प्रेजेंट होता है, कभी भी 1, 2 या 3 में नहीं होता, ठीक है। तो ये तो हो गई एटोमिसिटी कि किस तरीके से वो प्रेजेंट है चीजें अर्थ पे, ठीक है, या उनके मॉलिक्यूल में कितने एक तरीके से इलेक्ट्रॉन या आयंस होते हैं, ठीक है।
अब देखते हैं कि आयंस क्या होते हैं। आयंस की डिस्कस करना है क्योंकि ये एक्सचेंज ऑफ आयंस ही चलेगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। आयंस बेसिकली क्या है कि कोई भी मेटल या नॉन मेटल होता है, ठीक है, उसका एक कंपाउंड है, उसके ऊपर जितने भी चार्जेस घूम रहे होते हैं उनको आयंस बोलते हैं। डेफिनेशन देखते हैं पहले, उसके बाद समझेंगे इसको। होता क्या, बहुत ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आयंस क्या होते हैं, कंपाउंड या फिर एक्सटर्नल चार्जेस बोल देते हैं, या चार्जेस ही बोल देते हैं, चलो, चार्जेस अराउंड एनी कंपाउंड। कंपाउंड वो हमारे मेटल्स नॉन मेटल्स दोनों जोड़ रहा हूँ मैं इसमें, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, सब पे फ्री चार्जेस होते हैं। सब पे मतलब जो स्टेबल नहीं है उन सब पे होते हैं, स्टेबल बड़े ही कम होते हैं, सब स्टेबल नहीं होते, ठीक है। चार्जेस या फिर फ्री चार्जेस बोल दो, जो घूमते रहते हैं इधर उधर, ठीक है, वो होते हैं आयंस। अब आयंस को समझने के लिए, अब मैंने तुम्हें वो कहा था ना कि वो पढ़ना पड़ेगा, पहले नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है। अब उसको जब अच्छे से समझेंगे कि उनकी वजह से अब ये सारी चीज़ें नीचे की सोल्व होना शुरू होंगी। देखो थोड़ा सा बेसिक समझाना ही पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। इतना मैंने तुम्हें बता दिया था कि देखो सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अब मान लो लिथियम नंबर 3 पे आता है, ध्यान से समझना, लिथियम नंबर 3 पे आता है, तो पहले शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1 और 2। अब पहला शेल कंप्लीटली फुलफिल हो गया। अब एक और शेल लगाना पड़ेगा, दूसरे शेल में आ सकते हैं 8, ये हो गया 3, लिथियम खत्म। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहते हैं इस चीज़ को, लिथियम की करी है मैंने, ठीक है। तो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये कहती है कि वो इस तरीके का होगा, पहले शेल में 2, दूसरे में 1 और काम खत्म, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन टोटल होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है उसमें। अब देखो इसमें आयन क्या है, आयन वो चीज़ है, देखो ये वाला तो जो एक तरीके से शेल है हमारा, के शेल है, इसको फर्स्ट वाले को के शेल बोलते हैं। ये शेल कंप्लीटली फुलफिल है, तो ये तो भाई बिजी क्या मतलब सेट है, एक तरीके से मान लो। ये वाला है, इसको 7 बंदे चाहिए, अकेले बाहर घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, वही ये आयन है, फ्री चार्ज है एक तरीके से। क्योंकि या तो भाई इसको कहीं भेज दो, अगर 2 तरीके हैं इसको स्टेबलाइज करने के, या फिर हर एटम को स्टेबलाइज करने के लिए 2 तरीके होते हैं। पहला, या तो ये देखा जाए तो 7 नेगेटिव है, कि या तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन ला के दे दो कहीं से भाई, ठीक है, ये काम कर दो, ये वाला इस तरीके से। ज़्यादा हो गया क्या, हाँ, या क्योंकि 8 ही होते हैं, या तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन ला दो, या तो फिर ये जो एक जो पड़ा है इसी को ही डोनेट कर दो, 1 पॉजिटिव बना दो। या तो 7 नेगेटिव 7 मांग के लाओ, या तो 1 पॉजिटिव कर दो, एक ही किसी को दे दो, ठीक है। तो आसान काम होता है, वही इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो ये 1 पॉजिटिव होता है सबके ऊपर, लिथियम, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो जिनकी 1 पॉजिटिव वैलेंसी है, जिनकी जो डोनेट करते हैं, जिनके पास एक ही है, एक दो बड़े कम है आउटर मोस्ट में, तो वो डोनेट ही करेंगे। अगर मान लो किसी के में ऐसा है कि भाई बहुत 7 8 होते हैं ना, तो 7 हैं या 6 हैं, तो वो कहाँ 6 लेके घूमेंगे या 7 लेके घूमेंगे, वो सिर्फ या 1 या 2 मांग लेंगे, कंडीशंस के हिसाब से होगा, तो वो नॉन मेटल कहलाए जाएंगे, जो चीज़ें मांगते हैं। और जो डोनेट करते हैं वो मेटल कहलाए जाएंगे, इसलिए लिथियम इस तरीके से हो गया, ठीक है। यही समझा रहा था मैं तुम्हें उस टाइम भी। अब जैसे सोडियम नंबर 11 पे आता है, नंबर 11 का क्या मतलब है, पहले में 2 चले गए, 8 8, दूसरे में चले गए 8, तो 2 और 8 10, अभी भी 1 बचा हुआ, तो तीसरा शेल शुरू हुआ। अब जो तीसरा शेल शुरू हुआ, चलो इसको भी बना के दिखाते हैं, थोड़ा सा टाइम लगा देते हैं इसमें, इस टॉपिक पे। देखो ये हो गया हमारे पास। अब सोडियम की बात करें, Na नंबर 11 पे आता है, ठीक है, 11 पॉजिटिव नहीं है, बस हम इसको देखेंगे ऐसे। तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, सारा वेट हमारा न्यूक्लियस में ही होता है अंदर, ठीक है। ये हो गया, ये बोर मॉडल का है, जैसे हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी करते हैं ना, तो बोर मॉडल ने हमें ये वाला मॉडल दिया है, ये सर्कल वाला, ठीक है। पहला शेल होता है के शेल, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक लग गया इधर, एक लग गया इधर, सीधी सी बात है। अगले शेल में कितने आ सकते हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, फुलफिल। 2 और 8 10 हुए, अभी भी एक और बचा है, तो तीसरा शेल, के शेल, एल शेल, अब एम शेल आएगा, इसको एम शेल बोलते हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, तीसरे में भी 8 आ सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, एक डोनेट करेगा चुपचाप, इतने कहाँ 7 ढूंढेगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये भी 1 पॉजिटिव, यानी ये भी मेटल में काउंट होगा, क्योंकि ये दान कर रहा है, ठीक है। तो देखो ये भी 1 पॉजिटिव में सोडियम हमें मिल गया यहाँ पे, बड़ा ईजी है। अगर मान लो मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम इससे एक कदम ज़्यादा, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्स्ट्रा, लेकिन वही बात है, 8 करने हैं, कहाँ 6 ढूंढेगा, इसलिए 2 डोनेट कर देगा, तो मैग्नीशियम भी मेटल में काउंट होगा। और क्या, ये 2 पॉजिटिव वैलेंसी के साथ होगा, देखो यहाँ पे 2 पॉजिटिव में मैग्नीशियम है, ठीक है। सीधी सी बात करें, अब मान लो इसको थोड़ा सा करते हैं, मेटल्स तो समझ आ गए, जो डोनेट कर रहे हैं भाई वो मेटल है। अब नॉन मेटल्स की भी थ्योरी जरा देख लेते हैं, उससे भी तुम्हें और क्लियर रहेगा, फिर तुम्हें आसानी से समझ में आने लगेगी जो आगे मैं बातें करूंगा इनकी, ठीक है। अब ये मान लो ये 10 है, 10वें नंबर पे नियोन आता है, उसका पूरा ही फुलफिल है, पहला शेल में 2 चाहिए, 2 है,
और दूसरे शेल में 8 चाहिए, 8 हैं पूरे के पूरे। अब मान लो यहाँ से ना इसको कर दिया मैंने फ्लोरीन या फिर ऑक्सीजन कर दो, मान लो ऑक्सीजन में 8 होते हैं टोटल 8 हैं, पहले वाले में चले गए 2 तो दूसरे वाले में चले गए 6, यानी कि 2 चाहिए इसको। अब इस पे भी वही कंडीशन आ गई, ऑक्सीजन को अगर 2 चाहिए तो ये कहाँ, मतलब ये समझ लो दो कंडीशन है, या तो एक काम करे इस वाले शेल को फुल कर दे 2 मांग के, या तो इस वाले शेल को ही हटा दे पूरा, 6 डोनेट करके, आसान काम क्या है, 2 मांग लो, 6 कहाँ लेके फिरोगे भाई, इलेक्ट्रॉन चाहिए, सीधी सी बात है। तो ये क्या करेगा, ये 2 मांगेगा किसी से। अब ऑक्सीजन क्या करे, 2 मांग रहा है तो 2 वैलेंसी तो है पर नेगेटिव है, 2 नेगेटिव में देखो यहाँ पे देखो, ये ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, सिंपल। सब कुल मिला के क्या कर रहे हैं, या तो मतलब डोनेट कर रहे हैं तो गेन कर रहे हैं, पर कुछ भी करके इनको अपने आउटर मोस्ट शेल में फुल करना है। या तो देखो इसने 10 कर दिए, नहीं हो रहा था, अगर मान लो कभी ऐसे पेयर मिल जाए जिसमें हाँ चाहिए इतने सारे इलेक्ट्रॉन, तो उनको दे देगा, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, पर जो आसान काम है पहले वही करेगा, ठीक है। तो कुल मिला के सब लोग कर क्या रहे हैं, एक तरीके से अपना ऑक्टेट फुल कर रहे हैं, या तो अगर एक आध ही है एक्स्ट्रा, 2-3 एक्स्ट्रा हैं तो उनको डोनेट कर दे रहे हैं। पर वो जो ऐसा है ना कि फ्री इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, जो आधे किसी के साथ पेयर नहीं बने हुए हैं, वो किसी को भी पसंद नहीं है। तो सब क्या करते हैं, या तो वो जो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा हैं उनको डोनेट कर देते हैं, या तो थोड़े बहुत चाहिए तो किसी से मांग लेते हैं, पर फुल रखते हैं, मतलब वो शेल जो है वो फुल होना चाहिए, जितने उसकी डिमांड है उतनी ही होनी चाहिए, ठीक है। तो अब वैलेंसी की बात करते हैं। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी होती है टेंडेंसी टू गेन एंड लूज इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ पूरा, इलेक्ट्रॉन, उसको वैलेंसी बोलते हैं। यानी कि एक तरीके से जैसे वो नहीं तो वैकेंसी होती है कंपनियों में कि इतनी जगह चाहिए, इतने बंदे आ सकते हैं, तो वही वैलेंसी है। जैसे कि हम सोडियम की बात कई बार कर चुके हैं, अब एल्यूमिनियम पे आए थे, ठीक है। एल्यूमिनियम, ये है एल्यूमिनियम, Al उसका सिंबल है, और 13 उसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं, सीधी सी बात है। अब 13 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पहला शेल ले गया 2, दूसरा शेल ले गया 8, 10 हो गए। अभी कितने बचे, तीसरे शेल में बच गए 3, ये वाले। अब ये 3 वही बात है, 8 चाहिए, 8 तीसरे शेल में भी 8 चाहिए, तो ये तो 5 ढूंढ लो, या तो 3 डोनेट कर दो। अब ये क्या करेगा, ये करेगा 3 डोनेट, ये 3 डोनेट कर देगा तो ये तीनों गायब हो गए ना, इसका ये शेल पूरा हो गया, 2 8 10 और 3 इसके डोनेशन में जुड़ गया। तो इसकी वैलेंसी क्या है, इसकी वैलेंसी हो गई 3 पॉजिटिव, क्योंकि डोनेट करेगा, इजी काम करेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हमने ले लिया भाई नाइट्रोजन, ले लेते हैं, नाइट्रोजन का सिंबल होता है N। अब इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन है, पहला शेल ले गया 2, दूसरा शेल ले गया, दूसरा शेल 8 चाहिए उसको 10 के लिए, पर इसके पास तो 8 है ही नहीं, इसके पास टोटल ही हो गए 5 अभी यहाँ पे, 2 और 5। अब दूसरे शेल में 8 चाहिए, यानी कि इसको 3 और चाहिए, सीधी सी बात है, इसको 3 और चाहिए। 2 कंडीशन, या तो 5 डोनेट कर दे किसी को, या तो 3 मांग ले किसी से। 5 डोनेट कर देगा तो 2 पे आ जाएगा, पहला शेल खत्म पूरा, या तो 3 मांग ले तो 2 और 8 10, 10 पे आ जाएगा, दूसरा शेल भी पूरा, दोनों में से एक काम करेगा। तो इसको ये सीधे इजी काम करेगा कि 3 मांग ले, तो इसकी वैलेंसी भी होगी 3, पर ये मांग रहा है तो 3 नेगेटिव, इसको कहते हैं वैलेंसी, टेंडेंसी टू गेन एंड लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, तो बड़ा इजी, तो इजी सही है। इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, मतलब किसी भी एटम की बात हो रही है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला डायग्राम बना दिया, जितने सबसे लास्ट वाले शेल में वो जो रिवॉल्व कर रहे हैं, पागलों की तरह घूम रहे हैं आयंस जिसको हम कहते हैं, वो जितने भी प्रेजेंट होते हैं वही उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। मतलब बाहर वाले सबसे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सबसे बाहर वाले शेल में, उसको बोलते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मुझे बताना है, जैसे कि सिलिकन कर देते हैं, सिलिकन आता है नंबर 14 पे, तो 2 पहला शेल, दूसरा शेल 8, 2 और 8 10, ठीक है। तीसरे में भी 8 आ सकते हैं, पर 10 तो यहीं चले गए, 4 बचे हैं आखिर थर्ड वाले शेल के लिए, ठीक है। 2 पहले में चले गए, 8 दूसरे में चले गए, 4 बचे हैं। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके पास हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फ्री घूम रहे हैं, तो वो 4 घूम रहे हैं, सीधी सी बात है। और देखते हैं अगर एग्जांपल, सिलिकॉन के अलावा आप थोड़ा पीछे चलते हैं, बोरोन पे आते हैं, चलो हाँ चलो बोरोन पे आते हैं। बोरोन 5 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या है, पहले वाला शेल ले गया 2, बचे कितने 3, दूसरे वाले शेल में आ गए 3, तो इसके अंतिम जो शेल है इसका एक तरीके से वो है ये दूसरा शेल ही इसका लास्ट शेल है, तीसरा तो बना ही नहीं। अब इसमें 2 और 3, तो 3 है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं 3। अगर मैं चाहे ड्रॉ करके दिखाऊं, ये हमारा बोरोन का बना रहा हूँ मैं,
तो ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, अगले वाले में 1 आया, 2 आया और तीसरा आया बस, क्योंकि 5 ही तो टोटल होते हैं बोरोन में, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने 3, तो इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर इसी के ही हर एक एलिमेंट से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं सिंपल करके, ठीक है। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, एक पूछ लिया कि बोरोन की वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों बता दो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले कन्फिग्रेशन कर लो, हाँ दिख गया भाई कि 5 होते हैं, पहला वाला शेल 2 ले गया, दूसरा वाला 8 ले जा सकता था पर 5 ही है, तो 3 ही है इसमें, ठीक है। अब क्या सीन बना यहाँ पे कि इसने क्या किया, आउटर मोस्ट शेल में गिने 3 है, तो ये तो होगा इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैलेंसी बताओ, वैलेंसी क्या है, वैलेंसी देखो 3 इलेक्ट्रॉन है, चाहिए कितने, 1 और 2 3 4 और 5 मिल जाते कहीं से, 5 कहाँ, कौन देता है 5 आज के टाइम, तो वो क्या करेगा 3 डोनेट करेगा, आसान काम करेगा, ठीक है। 3 डोनेट करेगा, यानी कि वैलेंसी क्या हो गई 3 पॉजिटिव, हर एक से 2 बन सकते हैं। जैसे कि सोडियम की वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ, नंबर 11 पे आता है, ठीक है। एक ज़्यादा, वैलेंसी 1 पॉजिटिव क्योंकि दान करेगा, 7 कहाँ ढूंढेगा, ठीक है। और दूसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, 2 8 दोनों पहले में सेट हो गए, ये इसकी बात करें 2 8 और 1 ही बचता है, तो यही इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी है, डिपेंड करता है कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। अब देखते हैं इसका सबसे मेन काम, केमिकल फॉर्मूले बनते कैसे हैं। ये बहुत मतलब पेपरों में आ सकता है, आता भी है, ठीक है। सिंपल तो तुम्हें सबको पता है कि देखो NaCl होता है, ठीक है, नमक कहते हैं इसको, H2O होता है, पर ये होता है ना कि सोडियम हाइड्रोक्लोराइड या फिर कॉपर सल्फेट, ऐसे ऐसे नाम होते हैं। अब इनका क्या सीन है, वैलेंसी तुम्हें समझ में आ गई होगी, वैलेंसी के हिसाब से ही काम बनते हैं आगे। अब देखो जैसे मान लो कि मुझे बोल दिया गया, कुछ भी बोल दिया गया, कुछ भी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मेरे को बोल दिया गया सोडियम क्या करें, सोडियम इसके साथ करें, सोडियम कार्बोनेट कर देते हैं, चलो सोडियम कार्बोनेट बना के दिखाओ, पर केमिकल फॉर्मूला वो नंबरिंग वाला जो Na2 वो सब होता है, ठीक है। सोडियम को हम बोलते हैं Na, वैलेंसी साथ में लिखो 1 पॉजिटिव, एक दान कर सकता है भाई जब चाहिए, ठीक है। कार्बोनेट को बोलते हैं CO3 कार्बोनेट, पर इसकी वैलेंसी क्या है 2 नेगेटिव, इसको चाहिए 2, इसकी वैलेंसी 2 नेगेटिव। अब बड़ा सिंपल सा हिसाब है, इनका बॉन्ड बनेगा कैसे, इनको मैं लिखूँ कैसे, देखो Na है, CO3 है, NaCO3 तो आएगा, पर कितने Na कितने CO3 लगेंगे, देखो इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक Na के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, बस क्या करेंगे 2 Na कर देंगे, 2 Na 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे इसको, ये भी खुश वो भी खुश, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा Na2 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, अभी 2 पॉजिटिव हो गए, पहले एक पॉजिटिव था, एक Na, एक पॉजिटिव 2 Na, 2 पॉजिटिव CO3, Na2CO3, ये इसका नाम बन जाएगा, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। बस तुम्हें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन चेक करें, बड़े सारे एग्जांपल इसके कर करके देखो, कुछ भी बना देते हैं, कुछ भी। जैसे कि मान लो हमने बना दिया, इसका करते हैं किसके साथ करूं, नाइट्रेट का कर देते हैं, मान लो मैग्नीशियम के साथ करते हैं, मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नंबर 12 पे आता है, तो 2 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, ठीक है। नाइट्रेट की वैलेंसी है 1 नेगेटिव, NO3 होता है, NO3 बट 1 नेगेटिव है। अब देखो ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है और उसको चाहिए सिर्फ एक ही, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक और बढ़ा दो बस, Na जो नाइट्रेट है हमारे, 2 नाइट्रेट आ जाए कहीं से, तो उनको दोनों को एक एक चाहिए होगा, तो ये दोनों को एक एक दे देगा, क्या दिक्कत है, इसके पास तो 2 पड़े एक्स्ट्रा। तो Mg में हम कुछ नहीं लगाएंगे, यहाँ पे Na के आगे 2 लगाया था ना हमने कि 2 Na कर दिए थे, इस बार Mg के आगे 2 नहीं, इस बार NO3 के आगे 2 लगाएंगे, NO3 2 बाहर, जहाँ पे पहले से ही नंबर हो उसमें हम बाहर लगाते हैं, ठीक है। ये पूरा होल का है, बस ये हो गया। NO3 है, नाइट्रेट है, सीधी सी बात है, इसको क्या बोल रहा है, ये चीज़ इसको एक नेगेटिव, ये 2 दे सकता था, अब ये 2 दे सकता था, तो फिर एक और हो जाए नाइट्रेट तो काम बन जाए, 2 नाइट्रेट हो गए, एक Mg काम बन गया। अगर मान लो मैं यहीं पे एल्यूमिनियम लिख दूँ इसकी जगह, एल्यूमिनियम क्या कर सकता है, एल्यूमिनियम आता है नंबर 3 पे, 3 पॉजिटिव, वो 3 दे सकता है इलेक्ट्रॉन, नंबर 13 पे आता है 2 8 3, 3 एक्स्ट्रा पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे बाहर लगा दूंगा मैं 3 नाइट्रेट का काम हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं, ये इसी तरीके के क्वेश्चन है, इनकी ये प्रैक्टिस करते रहो, ये तुम्हें याद हो जाएंगे। सल्फेट वगैरह अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। सल्फेट कार्बोनेट और सल्फाइड, सल्फेट कार्बोनेट सल्फेट, हाँ तीनों का 2 नेगेटिव, ये बहुत ज़्यादा आते हैं इन तीनों में से, ठीक है, इनमें से भी आ सकते हैं पर ये ज़्यादातर आते हैं काफ़ी, ठीक है। और देखते हैं एक सल्फेट का बनाते हैं, कॉपर सल्फेट, काफ़ी फेमस नाम है कॉपर सल्फेट। अब हमें पता है सल्फेट क्या होता है SO3 और इसकी वैलेंसी क्या है 2 नेगेटिव। कॉपर क्या होता है, कॉपर होता है हमारा Cu, ठीक है।
कॉपर सी और कॉपर होता है हमारा 2 पॉजिटिव। ये रहा कॉपर, कहाँ गया 2 पॉजिटिव में, ये रहा। ठीक है, अब देखो बड़ा सीधा सा हिसाब है, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कहीं पे कम ज़्यादा करने की जरूरत ही नहीं है, कॉपर सल्फेट लिख दो सीधा, CuSO3 हो गया काम। सल्फेट है ना, SO4 आएगा, SO4। बस बढ़ाया मैंने कब था, जब इलेक्ट्रॉन ऐसे ही वेस्ट हो रहे थे, वेस्ट नहीं होना चाहिए कभी भी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे यहाँ की बात करें, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा था नाइट्रेट, ये वाले को इसको एक ही चाहिए था, तो 2 नाइट्रेट कर दिया ताकि इलेक्ट्रॉन वेस्ट ना हो। यहाँ पे क्या सीन था, इसको 2 चाहिए थे, बेचारा एक ही दे पा रहा था, तो 2 रखे बंदे, 2 Na और एक और बुलाया जो एक और दे सकता था, तब जाके इसका बॉन्ड बनाया। ये सारे बॉन्ड इसी तरीके से बनते हैं वैलेंसी चेक करने के बाद, ये सब उनकी वैलेंसीज हैं। ये मैंने लिखा हो ना 1 नेगेटिव 3 पॉजिटिव वगैरह कुछ भी। ठीक है, अब एक और देख लेते हैं कहीं, चलो मैं थोड़ा सा मिटा के एक आखिरी एग्जांपल और देखते हैं, आखिरी एल्यूमिनियम के साथ भी कर देते हैं एक आध। एल्यूमिनियम फॉस्फेट कर दे क्या, एल्यूमिनियम फॉस्फेट बड़ा इजी है। एल्यूमिनियम Al3 पॉजिटिव, फॉस्फेट देखो उसके ऊपर 3 नेगेटिव, 3 नेगेटिव, ये इससे डायरेक्ट कट गया, जैसे इसमें डायरेक्ट कट गया था, कोई दिक्कत ही नहीं थी, इसमें कुछ नहीं जोड़ना पड़ा ना, इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा, AlPO4 हो गया। लेकिन यहीं पे इसी जगह पे अगर मान लो मैं एल्यूमिनियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम अमोनियम बना दूँ, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या एल्यूमिनियम क्लोराइड कार्बोनेट कुछ भी बना दूँ, एल्यूमिनियम कार्बोनेट बना के देख लेते हैं। ठीक है, मैं बना रहा हूँ एल्यूमिनियम जो कि होता है 3 पॉजिटिव, इसको करें हम कार्बोनेट के साथ, कार्बोनेट कार्बोनेट क्या होता है CO3, बट है क्या 2 नेगेटिव है, और यहाँ पे क्या हमने एल्यूमिनियम लिया, इसको मान लिया एल्यूमिनियम है। ठीक है, अब देखो इसको चाहिए 2, ये कितने दे रहा है 3, एक एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एल्यूमिनियम को कर रहा हूँ 2, Al2 कर दिया, ध्यान से देखो, Al को कर दिया 2। अब ये पहले दे रहा था अकेला Al 3 इलेक्ट्रॉन, अब 2 Al कितने देंगे, 2 एल्यूमिनियम कितने देंगे 6, 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। इसको कितने चाहिए थे कार्बोनेट को चाहिए 2, लेकिन अब ये दे रहा है 6, तो यानी कि 2 और कार्बोनेट का काम भी चल जाएगा, यानी कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा 3 लगा दूंगा। यानी देखो यहाँ पे सिंपल सा क्या बन गया सब, ये दे रहा है अब 6 पॉजिटिव, क्योंकि देखो पहले क्या कर रहा था 3 दे रहा था, अब दो एल्यूमिनियम हो गए तो 3 दूनी 6 दे रहा है। अब इसका क्या था, ये पहले क्या कर रहा था, इसको 2 चाहिए थे, अब ये 3 हो गए, ऐसे जिनको 2 चाहिए ऐसे 3 बंदे हो गए, तो 2 2 2, ये इनको पूरे को 6 चाहिए, तभी तो पूरा वैलेंसी कैटेगरी बॉन्ड बनेगा। Al2 CO3 बाहर भी 3। ठीक है, बस ये है वैलेंसी वैलेंस सेक्टर केमिकल फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट था काफी, इसमें टाइम लगा इसमें। इसके अगले अब टॉपिक्स पे बस ये 4-5 टॉपिक रह गए हैं, फिर 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे इसका, फिर ये वाला चैप्टर तुम्हारा पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, मोलिकुलर मास, मोलर मास, एक एक 2-2 नंबर में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, ये इसके 2 अलग अलग फॉर्मूले, नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल निकालना किसी भी चीज़ में। ठीक है, ये काफ़ी बड़ी बड़ी बातें। ठीक है, तो ये देखते हैं सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। मोल कॉन्सेप्ट है इट इज अ कन्वीनियंट, it is a convenient way to express the amount of substance, अब एटम्स और मॉलिक्यूल्स को हम किस अमाउंट्स में लिख सकते हैं, इसको बताने के लिए मोल कॉन्सेप्ट बनाया गया था, क्योंकि हम इनको काउंट तो कर नहीं सकते कि इतना सारा कैसे काउंट करेंगे, तो हम उस हिसाब से करते हैं इसको। जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, 1 मोल किसके इक्वल होगा, इक्वल टू अवोगाड्रो नंबर, और वो नंबर क्या होता है, वो होता है विच इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23, इसके इक्वल होता है। ठीक है, और ये फर्दर इक्वल होता है 1 ग्राम के, ये यानी कि 1 ग्राम में इतने नंबर्स। ठीक है, अब मोल्स को ऐसे हमें कैलकुलेट कर ही नहीं सकते कि कितने मोल्स हैं उसमें, इतने से एक बूंद पानी में कितने H2O के मोल्स हैं, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, या फिर कितने उसमें एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं, वो कोई आइडिया नहीं होता। इसलिए अवोगाड्रो नंबर बनाया गया था, अगर 1 ग्राम है तो उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। ठीक है, मोल्स को निकालने के लिए। अगला है मोलर मास क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, इट इज अ मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड
या सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का सिंगल मोल उसको कहते हैं मोलर मास। अब मोलर मास निकालते कैसे? मोलर मास हमारा इक्वल होता है, वो होता है 1 मोल मल्टीप्लाई Na यानी हमारा अवोगाड्रो नंबर, ठीक है, इक्वल टू ग्राम्स में आ जाता है आंसर, क्योंकि ये जो मोलर मास है ना, एक तरीके से मोलिकुलर वेट है, और मास और वेट के बीच में तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन पहले बता रखा है मैंने, लेकिन अगर नहीं पता तो फिर से समझ लो कि मास और वेट में क्या अंतर है। मास और वेट, देखो वेट क्या होता है? वेट वो है जैसे कि एक इंसान मान लो 20 किलो का है असल में, ठीक है, और जो ग्रेविटी लग रही है उसमें साथ में, उन दोनों को मिला के जो एक टोटल वेट आता है उसको बोलते हैं वेट। जो खुद का उसका वेट है और साथ में ग्रेविटी खींचती है तो थोड़ा ज़्यादा ही होता है हमेशा, ठीक है। और मास क्या है? मास बिना ग्रेविटी, ये जो 20 kg था ना, इसमें ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है, उसको बोलते हैं मास। ये जो वेट है ये हमारा चेंज हो सकता है प्लेनेट बाय प्लेनेट। जैसे कि मान लो हम सन पे चले गए, ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, अगर हम किसी चीज़ पे खड़े होंगे ना तो बहुत प्रेशर लगेगा, तो वो नापने वाली मशीन हमें बहुत ज़्यादा वेट का दिखाएगी। लेकिन मास जो है, जो हमारा असल में एक्चुअल वेट है बिना ग्रेविटी के, वो हर जगह सेम ही रहता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, इसलिए इसमें ग्राम्स लगाते हैं हम लोग और इसमें हम यूनिट लगाते हैं सिर्फ यू, ठीक है। अब इसमें ग्राम्स आ जाएगा। जैसे कि हम मान लो ऑक्सीजन की बात करें अगर, तो ऑक्सीजन का पता ही है हमें कितना, उसका 1 मोल का कितना होता है? वो होता है 16। एवोगाड्रो नंबर हमारे पास यही है। जब हम इसको करेंगे, और एवोगाड्रो नंबर बेसिकली किसके बराबर है? 1 ग्राम के, तो 16 इंटू 1 16, तो यहाँ पे 16 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। जिंदगी बर्बाद है भाई। अगला हम देखते हैं मोलिकुलर मास। देखो मोलिकुलर मास क्या होता है? ये होता है मास ऑफ सिंगल मोलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, यानी किसी भी एक कंपाउंड के एक सिंगल मोलिक्यूल का सिर्फ मास। मास की बात हुई, यहाँ पे वेट की बात नहीं है। तो जैसे कि मान लो ऑक्सीजन के मास की बात करें, मोलिकुलर मास की, तो वहाँ पे हम लगा देंगे सिर्फ 16 U। और अगर हमें पूछा जाएगा मोलर मास तो हम लगाएंगे G। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर दोनों अलग अलग डेफिनेशंस दे रखी हैं तो अलग अलग अच्छे से याद करना पड़ेगा, एक एक नंबर में आ सकता है, ठीक है। अगर दोनों बता रखे हैं तो ऐसे कभी U और G की गलती नहीं कर सकते। अगर मोलर मास है तो स्पेशली बोल रखा है, और मोलिकुलर मास के लिए हम नॉर्मल यूनिट लगाते हैं, AMU भी लगा सकते हो, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। अब देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालें, कि हमें पता कैसे चले कि कितने मोल्स हैं इस पर्टिकुलर चीज़ में उसके। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो है हमारे पास गिवन मास, किसी भी चीज़ का जितना भी हमें वजन दे रखा है, बाय उसका मोलर मास, उसको उसके मोलर मास से डिवाइड कर दो, ये होता है बस, ठीक है। ये फॉर्मूला सिंपल है, बहुत ईजी है, न्यूमेरिकल्स करेंगे अभी समझ में आ जाएगा। अच्छा, नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालें किसी भी चीज़ में? तो कितने उसमें मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स देख लो पहले उसमें कितने, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई कर दो उसको अवोगाड्रो नंबर से, ठीक है। ये है इसके दोनों फॉर्मूले। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला ये रहा ऊपर ही, नंबर ऑफ मोल्स निकालना ये तरीका, इससे निकाल लो ये, उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, और जो भी है पता चल जाएगा कि उसमें कितने आइटम्स है, ठीक है। अब इसके 2-3 न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर ये चैप्टर खत्म। इसके लास्ट 3 एग्जाम्पल देखेंगे, फिर ये एक्सरसाइज तुम्हारी, एक्सरसाइज का मतलब ये चैप्टर तुम्हारा खत्म। और ईजी है। पहला देखो, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स बताने कि इस ग्लास में कितने आइटम्स है। अगर इसमें 180 ग्राम हमारे पास पानी है तो, ठीक है, सिंपल वाटर, यहाँ पे वाटर लिखा नहीं है मैंने, यहाँ पे लिख देते हैं कि अगर इसके अंदर पानी है 180 ग्राम, तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है वो बताना है। तो देखो सबसे पहले सॉल्यूशन, हमें एटम्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया होता था कि मोलर मास मल्टीप्लाई बाय अवोगाड्रो नंबर। अब मोलर मास तो हमें पता ही नहीं है, तो मोलर मास निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो अब मोलर मास कैसे निकालते हैं, फिर नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें चाहिए गिवन मास बाय टोटल मास, टोटल नहीं, मोलिकुलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, ऐसे निकालते हैं पहले। तो इससे नंबर ऑफ मोल्स पता चलेंगे कि उसके अंदर पानी के कितने मोल्स हैं, और उसको फिर वाटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो गिवन मास कितना है हमारे पास? ये है 180 ग्राम। और पानी का कितना होता है मास? पानी के मास की बात करें तो पानी देखो अलग से तुम निकाल लो, चाहे मुझे तो पता है, पर फिर भी देखो H2O, तो H का 1 होता है तो 2H का 2 ग्राम, और O का 16 होता है, तो टोटल हो गया 18 ग्राम्स, ठीक है। तो इसका मास निकाल दिया हमने, यहाँ पे आ गया 18 ग्राम्स। अब देखो ये इससे कट जाएगा 10 पे, यानी कि 10 नंबर ऑफ मोल्स हैं, 10 मोल्स इसके अंदर। अब हमें क्या बताना है कि कितने एटम्स है, तो एटम्स निकाल सकते हैं हम इजीली। नंबर ऑफ एटम्स निकालने का एक फॉर्मूला है हमारे पास। नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल दोनों? उसके लिए क्या करते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स या फिर मोल्स मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर।
तो मोल्स कितने हैं 10, एवोगाड्रो नंबर क्या होता है हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23, इसके आगे लिख दो एटम्स। ये आ गया तुम्हारा आंसर कि इतने एटम्स है उसमें। बस दो चीज़ें करनी थी, दोनों निकाल दी। सेम क्वेश्चन इसका है, ये वाला था, ये एक कंपाउंड है वाटर H2O से मिलके बना है, इसमें क्या है सेम वही काम करना है, पर ये सोडियम क्या है, इस पर सिर्फ एलिमेंट है, सिर्फ सोडियम है। जैसे H2O या H और O थे, उसमें सिर्फ इसमें सिर्फ Na है। उसका काम करना है कि अगर हमारे पास सोडियम है 69 ग्राम्स, तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स है। ठीक है, सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे उसमें। नंबर ऑफ मोल्स के लिए वही हमारा फॉर्मूला, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना रखा है 69 ग्राम्स, 69 ग्राम्स हो गया ये गिवन, और सोडियम का होता है 23 ग्राम्स, ये हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया। ठीक है, ये इससे कट जाएगा कितने पे 3 पे चला जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 3 मोल्स प्रेजेंट है इसमें। अब नंबर ऑफ निकाल दो, नंबर ऑफ एटम्स। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है ही, क्या है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये इसका भी आंसर आ गया। ठीक है, अब बस इससे अलग क्वेश्चन है ये दोनों सेम थे, ये अलग क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इसमें बोला है कि 4 मोल ऑफ कार्बन है, तो उसका वेट बताओ। सीधा वेट बताना, बस कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको। देखो 4 मोल है कार्बन के, टोटल वेट बताना है चारों का। तो देखो सबसे पहले हम लिखते हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन कितना होता है 12U। ठीक है, यहाँ पे अगर मोलर मास पूछा होता ना तो मैं यहाँ पे ग्राम्स में लिखता, अभी मतलब मास लिखा है, मैं सिर्फ इसको मोलिकुलर मास लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो 12U होता है। सिंपल कितने दे रखे हैं, तो मास ऑफ 4 मोल ऑफ कार्बन, कार्बन लिखा ही नहीं मैंने, कार्बन ये कार्बन है। ठीक है, तो 12 इंटू 4 यानी कि 48U, इतना मास होता है 4 कार्बन, ये यू यूनिट है इसकी। ठीक है, अच्छा 7 मोल्स ऑफ O2, आप ध्यान से समझना, O2 की बात हो रही है यहाँ पे। तो हम करते हैं पहले मास ऑफ 1 मोल ऑफ O2, 1 मोल ऑफ O2, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ऑक्सीजन हमारे पास आती है 16 पे, और अब ध्यान से समझो कि यहाँ पे पूछा है O2, तो यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई 2 तो पहले ही हो गया, यानी कि 32U। क्लियर, अब उसमें क्या करना है, हमें निकालना है 7। अगर सिर्फ O होता ना यहाँ पे, ठीक है, तो मैं 16 लगाता सिंगल O के लिए, लेकिन O2 है। अच्छा अब करते हैं मास ऑफ 7 मोल्स ऑफ O2, बस इसको क्या करना है 7 से मल्टीप्लाई कर दो, टू टू 4U। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, और इसी के साथ तुम्हारा ये पूरा का पूरा चैप्टर भी खत्म हो गया। ठीक है, अब मिलते हैं किसी नए चैप्टर में, दैट्स इट।